बाबा साहब को इस देश के हर बच्चे बच्चे को जानना बहुत आवश्यक है। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मुझे पता है ये जो सभागार में हमारे साथी गण अधिवक्ता बैठे हुए हैं, कोई अलग अलग राज्यों से आकर के दिल्ली में वकालत कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ के लोकल के भी हैं, हमारे यहाँ सम्मानित मंच पर भी सभी लोग बैठे हैं, आप ही में से एक मैं भी हूँ। आज इस मंच पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं बचपन में मेरे भाई के द्वारा लाई गई वो एक छोटी सी बुकलेट किताब को नहीं पढ़ती जिसमें ये लिखा था कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की थी, तो ये सीमा समृद्धि कुशवाहा इस दिल्ली में कभी वकालत नहीं कर रही होती। मेरे गांव में कभी मेरे से पहले कोई बेटी नहीं पढ़ी, सारी बेटियां या तो 5th क्लास पास थी या 8th क्लास पास थी, बेटियों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो बाबा साहब को पढ़ने के बाद मुझे लगता है हर किसी के अंदर क्रांति आती है, और सबसे ज्यादा जो क्रांति आती है वो है दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, और जिसमें सबसे निचले पायदान पर महिलाओं को रखा गया है उनके अंदर। आज मैं इस सभागार में देख रही हूँ, एक मोहतरमा वकील साहिबा बैठी हुई है, एक वहां पर बैठी हुई है, मतलब मुझे बताना पड़ रहा है कहाँ कहाँ बैठी हुई। ये विडंबना है 21st सेंचुरी की, ये विडंबना है। देश की 49% महिलाओं की आबादी है। आज से 131 साल पहले जिनका जन्म हुआ वो संविधान को 70-75 साल पहले देकर के चले गए, और महिलाओं के मुद्दे, सुरक्षा, उनकी डिग्निटी, समानता की बात करके चले गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी भी जिस प्रोफेशन को सबसे प्रोग्रेसिव प्रोफेशन माना जाता है, वकालत, वहां पर महिलाओं की भागीदारी नहीं है। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का बार एसोसिएशन हो, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, कहीं पर भी महिलाओं की भागीदारी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है उनके लिए। अगर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में स्पेशल प्रोविजन की बात संविधान में की गई है, तो स्पेशल फैसिलिटी आपको फीमेल को देनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भी उनके साथ हुआ है। अगर हम कानून के निर्वचनों की बात करें, अभी रिटायर्ड जस्टिस यहाँ पर जिन्होंने पीएचडी की हुई है SC ST एक्ट में, उन्होंने डिस्कस किया जो अमेंडमेंट आया है लेटेस्ट। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि हाथरस में जो गैंग रेप एंड मर्डर केस हुआ है, उस बिटिया का पिछले 1.5 साल से जो लखनऊ हाई कोर्ट है उन्होंने स्टोमोटो कॉग्निजेंस लिया था, उस SC ST एक्ट के इंटरप्रिटेशन पर ही बहुत सारा डेट निकल रहा है, क्योंकि वो उस इंटरप्रिटेशन में ये ढूंढा जा रहा है कि इनको जो राइट इसमें स्पेशल दिए गए हैं इसको हम कैसे कम कर सके, उसका इंटरप्रिटेशन करके। जबकि SC ST एक्ट प्रिवेंशन की बात कर रहा है। अगर क्राइम हुआ तो इमीडिएटली जो ऑन ड्यूटी है उनको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, वो प्रिवेंशन की बात कर रहा है, उस सरकार पर उंगली खड़ी कर रहा है। लेकिन उस केस में अभी तक भी हमको सस्पेंड नहीं किया। तो इस प्रोफेशन में इसकी खूबसूरती ये है कि इस प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों ने इस देश को आजाद कराया। इस प्रोफेशन में काम करने वाले एक व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिख दिया। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष उनको बहुमत से चुना गया वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी। और राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो बात कही इसी किताब में, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि किताबें जो है वो बहुत बड़ी दोस्त होती है, स्कॉलर आपको सब कुछ दे देती है। इस किताब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं, अध्यक्ष के आसन पर बैठकर मैं रोजाना की कार्यवाही को बहुत ही निकट से ध्यानपूर्वक देखता रहा, इसलिए संविधान प्रारूप के समिति के सदस्यों को, खासकर इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद, बीमार रहने लगे थे बाबा साहब, लेकिन डेडिकेशन ये था अपने समाज, अपने देश को एक सर्वश्रेष्ठ संविधान देने का कि उन्होंने परवाह नहीं की, और आकर के संविधान सभा में निरंतर 2 साल 11 माह 18 दिन उन्होंने काम किया। अंबेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद भी जिस निष्ठा और उत्साह से ये कार्य पूरा किया, इससे अधिक कोई कर नहीं सकता था। लोग कहते हैं बाबा साहब दलित समाज के नेता हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट क्यों है इन किताबों में? और ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे जो लेखक हैं वो लिख रहे हैं, ये डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी के स्टेटमेंट की इसकी कल्पना औरों की कल्पना अपेक्षा मुझे अधिक है। हमने आज के दिन तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, न भविष्य में लेंगे। ये भी वो बता रहे हैं कि भविष्य में, और शायद इसीलिए अभी तक कोई दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं हुआ इस देश के अंदर, जैसा हमने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके निर्णय लिया है। नेहरू जी ने तारीफ की। मुस्लिम नेता ताजुल हुसैन जी ने कहा कि संविधान निर्माण का श्रेष्ठ कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। उन्हें विश्व के संविधानों और कानूनों का जिस तरीके से ज्ञान है इस देश में, बाकी में जब मैं सोचती हूँ कि अगर बाबा साहब ने इस तरीके का संविधान नहीं दिया होता, मैं देखती हूँ उथल पुथल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, देखिए कोई भी सत्ता वहां पर 4-5 लोग सत्ता चलाते हैं, इंस्टीट्यूशंस ISI भी चलाती है, वहां का जो मार्शल लॉ है वो भी चलाता है, और सत्ता 5 साल नहीं चलती है। लेकिन स्टेबिलिटी देखिए हमारे संविधान की, हम डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन करते हैं। वो अलग बात है कि समय दर समय जो डेमोक्रेसी है उस पर भी प्रश्न खड़े होने लगे कि इलेक्शन इस देश के अंदर फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या नहीं। तो वो अलग एक टॉपिक है, अलग विषय है, उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि बहुत दिनों तक कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकती है जिसके अंदर मोरलिटी और नेचुरलिटी नहीं है। तो वो भविष्य में आगे आने वाले में वो बात का विषय। लेकिन आज इस मंच से कुछ बातें और बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाबा साहब जितने बड़े वकील थे, बाबा साहब संविधान निर्माता थे, बाबा साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन बाबा साहब सबसे बड़े फेमिनिस्ट भी थे। और मेरा ये अपना मानना है कि आज के समय में जो व्यक्ति फेमिनिस्ट नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो विद्वान है, जो अधिवक्ता है, वो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। क्योंकि एक ही ताली शुरुआत बजी, क्योंकि आपका दर्द हम समझते हैं और हम भी जानते हैं चीजों को। आप सोचिए, एक बार कल्पना करिए, हमारे IPC में सेक्शन है 498A। हमारी जो मेल बसाती वकील है उससे आर्गुमेंट हो जाती, कोर्ट के बाहर की बात कर रहे हैं। इस धारा का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कहा जाता है। उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति ससुराल जन का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अगर शोषण करता है तो वो ये क्राइम करता है 498A में। लेकिन हमारे पूरे सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखिए, कानून बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन रियलिस्टिक ग्राउंड पर आज के समय में दहेज एक बहुत बड़ी बुराई है। एक बेटी की शादी में अगर उसके पिता ने ठीक से खाना नहीं बनाया और जब वो बेटी ससुराल जा रही तो उसको कहा जा रहा है कि खाना ठीक नहीं था। हमारे बेटे की, पहले बेटी की शादी में जंजीर, जो सोने की गोल्ड की चेन है, वो थोड़ी ज्यादा मोटी थी। दैट इज द क्रूअलिटी, मेंटल क्रूअलिटी। अगर इस तरीके से इनका कानूनों का इंटरप्रिटेशन होने लगे तो मुझे लगता है इस देश का 70% मेल पर्सन जेल में हो। लेकिन सोसाइटी में जो चीजें हो रही उसको आप जस्टिफाई करते हैं। कानूनों का सही मायने में इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, क्योंकि इस देश की ही मैं बात नहीं करी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप लोगों ने न्यूज देखी होगी। वहां पर मैं सुन रही हूँ कि यूक्रेन की महिलाएं जो है अपने बाल छोटे करा रही हैं, क्योंकि उनके लंबे हेयर देख करके लोग अट्रैक्ट होकर के उनके साथ रेप करते हैं। ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की विडंबना है। एक जेंडर जिसको हमेशा सेकंड जेंडर कहा जाता है, वो फर्स्ट जेंडर नहीं हो सकी। जिसने फर्स्ट जेंडर को जन्म दिया, जिसने पुरुष को जन्म दिया, वो पुरुष फर्स्ट जेंडर बन गया और महिला सेकंड जेंडर बन गई। सिमोन द बहुआ, फ्रांस की राइटर, उन्होंने किताब लिखी स्त्री उपेक्षा। अब इन सारी चीजों पे अगर बात की जाए, चूंकि मैंने ये बाबा साहब का फेमिनिस्ट होने वाला जो एक टॉपिक है उसको इसलिए चुना क्योंकि मुझे पता है, और बाबा साहब भी आज होते तो वो ये कहते कि दलित समाज, इस देश का बहुजन आबादी भी अपने प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन आज दलित के घर में भी एक स्त्री पीड़ित है। तो इसका मतलब है समाज में सबसे निचले पायदान पर एक स्त्री है। यही आज इस मंच से मैं कह रही हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया एक स्त्री ने। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पद पर बैठ जाने से कोई प्रोग्रेसिव नहीं हो जाता। रिटायर होकर के आज वो राज्यसभा के सांसद है, वो भी बात का विषय है। लेकिन मैं इस समाज का सच बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं मेरे गांव में जब मैंने डिसाइड किया कि 8th क्लास के बाद 9th क्लास की पढ़ाई करने के लिए निकलूंगी, रोक दिया गया, कैसे पढ़ाई करने जाओगी, सुरक्षा का सवाल है, लड़की बहुत बोलती है।
मैंने ऐसे वकीलों को भी बोला है ये कहते हुए मेरी पत्नी बहुत ही सुशील सभ्य है। भाई साहब, आपकी पत्नी सुशील सभ्य है, लेकिन आप एडवोकेट तब हो जब आप आर्गुमेंट करते हो, लॉजिकल हो, सवाल करते हो, गलत के खिलाफ खड़े हो। तो अपनी पत्नी को भी वैसा ही बनाओ, अपनी बेटी को भी वैसा बनाओ, उसको लड़ना भिड़ना डांटना सिखाओ। अगर वो लड़ाई मैंने वहां नहीं लड़ी होती अपने गांव घर में, मैं निर्भया के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाती, मैं आदर्श की विद्या के लिए आवाज नहीं उठा पाती। तो मेरा ये मानना है, जब मैं फेसबुक पर देखती हूँ, जब मैं न्यूज चैनल पर देखती हूँ, जब मैं ऐसे सभागार में हर जगह देखती हूँ, उस समय एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि इस समय इनकी घर की स्त्री क्या कर रही है, आखिर वो किचन तक क्या क्यों है? क्या वो आपसे कम टैलेंटेड है? नहीं, उसके दायरे लिमिटेड। लोग कहते हैं स्त्री के शोषण के लिए जिम्मेदार है। मैं कहती हूँ कि एक पुरुष को पूरे जीवन भर के लिए, उसको बचपन से लेकर के उसको जवानी और 40 साल की उम्र तक किचन दे दी जाए, वो कभी बाहर वकालत या किसी प्रोफेशन की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका दायरा सीमित है। बाबा साहब बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे, संविधान लिख करके दे दिया उन्होंने। इकोनॉमिक्स की बात की, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस देश का अफसर बेचक करा लीजिए कितनी महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का अधिकार है। जोड़ दिया ना इकोनॉमिक्स से बाबा साहब ने स्त्रियों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2005 में स्त्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार दे दिया गया। इस पूरे विश्व की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आप बता दीजिए, इस देश की मैं बात कर रही हूँ, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब किसने लिखा? किसी स्त्री ने लिखा? नो, इंसान ने नहीं, किसी स्त्री ने लिखा क्या? नहीं लिखा। आप सुनिए, आप विश्व का पूरा स्ट्रक्चर, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, पुरुषों द्वारा क्रिएटेड की गई वैश्विक पूरी सत्ता ने मानवता को खतरे में डाला है। एक स्त्री कंपैशन की बात करती है, करुणा की। इसीलिए मैं आज कहती हूँ कि स्त्रियों की ओपिनियन क्या है, उसको पॉलिसी मेकिंग में, उसको सोसाइटी के स्ट्रक्चर में लेना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अदरवाइज यूक्रेन रशिया में हमारी सत्ता है ना सर, बाबा साहब ने संविधान दिया ना इतना स्ट्रॉन्ग, और फीमेल बर्दाश्त कर रही है, इसलिए सोशल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इस चीज को समझिए सर। अगर जिस दिन उन्होंने बिल्कुल आपकी तरह ब्लैक कोट पहन करके आपकी घर की बेटी, आपके भाई की बीवी, आपकी बीवी निकल आई, आपको शाम को घर पे खाना नहीं मिलेगा, ये समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए तो आप जस्टिफाई करते हैं उन चीजों को, क्योंकि सर देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर में कोई स्त्री खाना ना बनाए, बात ये है कि वो इक्वली टैलेंटेड है, लेकिन ड्यू टू सोसाइटी स्ट्रक्चर, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू एक्सपोजर, उसको ये सारी चीजें नहीं मिली, इसलिए वो अपने बच्चों की भी उस तरीके से अपब्रिंगिंग नहीं कर पा रही। जो स्त्री 24 घंटे अपने बच्चों के साथ रह रही, वो उसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चीजें सिखा सकती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही। जो स्त्री अच्छा बिजनेस कर सकती है, वो नहीं कर पा रही ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। जो स्त्री जिसको सोशल एक्सपोजर नहीं मिला, वो समाज में, वो देश में, वो देश की इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकती है, वो नहीं कर पा रही। इसी देश की हमारी अभी 4 बेटियां मेडल लेकर के आई हैं ओलंपिक में, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिली। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में लड़कों के बराबर ओलंपिक मेडल लेकर के आई बेटियां। लेकिन ये क्या सच नहीं है? दिल्ली में निकल जाइए, जितने भी फील्ड है आप बता दीजिए, कितने फील्ड में आपके हमारे घरों की बेटियां खेल रही हैं। कितनी बेटियां जब चुनाव होती है नुक्कड़ पर खड़े होकर के डिबेट डिस्कशन कर रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। उन बेटों के वजह से, वो सिक्योरिटी की वजह से घर से भी नहीं निकल पा रही। इट मीन्स कि एक्सपोजर बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये बात कही है, और ये बात मैंने बाबा साहब ने जो संविधान में जो फेमिनिस्ट वो थे, उन्होंने बात की, तो मैंने एक कदम आगे बात कर दी। देश की बहुसंख्यक आबादी में, इस देश में 49% महिलाओं की आबादी है, उनको इग्नोर किए बिना कोई भी प्रोफेशन जो है वो सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी है कि लोग डरते हैं कि हम जाएंगे, हमारी जमीन जाएगी मुकदमा करने में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जब जस्टिस रिटायर होते हैं तो कहते हैं इसमें रिफॉर्म बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कमियां हैं, और उन कमियों को एक्सेप्ट करके हमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आगे आने वाले बार के 30,000 कोर्ट के इलेक्शन में इस बार में कम से कम 5 महिलाएं होनी चाहिए? मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनकी भी तो ओपिनियन होगी ना, उनके परसेप्शन से भी तो समाज बने। सर, बहुत बेटर समाज स्त्रियां दे सकती हैं। कोविड का टाइम जब आया, जहां पर हर जगह पर इंक्रीजमेंट हो रहा था कोविड पेशेंट का, लेकिन एक स्विट्जरलैंड या स्वीडन की कहीं की प्रधानमंत्री थी, उस टाइम में डिक्रीज कर दिया था उन्होंने। मैनेजमेंट लेवल पे ये है उनका।
न्यूजीलैंड की, आप देखिए, ये सीमा की ओपिनियन नहीं है। आप कितने एग्जाम्पल्स हम आपको दे दें। तो और बहन जी की अगर मैं बात करूं, मायावती जी की, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात करूं, जयललिता जी जो कि एक पहले हीरोइन थी, जब वो बाद में पॉलिटिक्स में आई, लोगों ने अम्मा मानकर के उनको पूजा है। अगर स्त्रियों की बात करें पॉलिटिक्स में भी, अगर वो कदम रखेंगी जिनको स्ट्रेटेजिकल तरीके से नहीं आने दिया जा रहा, इस देश का सिनेरियो बदल जाएगा। करप्शन नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होंगे। कितनी महिलाएं जाकर के मॉब लिंचिंग कर रही हैं, कितनी महिलाएं, आप बता दीजिए आज जो देश का सिनेरियो बना हुआ, कितना जा करके मस्जिद पर झंडा फहरा रही है, कितना रामनवमी पर बवाल कर रही है, नहीं करती है। तो इन सारी चीजों पर मुझे लगता है, ये बात मैं इस मंच पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ सबसे प्रोग्रेसिव माइंड बैठे हुए हैं। किसी भी जगह पर सबसे ज्यादा अगर प्रोग्रेसिव बात होती है, चाहे वो संविधान बनाने की बात हो, उसमें भी वहां पर बहुत सारे एडवोकेट थे। देश से अंग्रेजों की बात हो भगाने की, हमारी कैबिनेट में या लॉ मेकिंग में, हर जगह पॉलिसी मेकिंग में वकीलों का योगदान है। तो ये बात मैं इसीलिए कह रही थी। और बाबा साहब ने भी कहा था, एक स्त्री अगर पढ़ती है तो 2 परिवार शिक्षित सुरक्षित होते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी को, उनके पति को वो अपना गुरु मानते थे। और एक सोचिए कि आज हम लोग जब जयंती किसी की सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरा मानना है कि रियली में अगर आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 9 साल की बच्ची थी माता सावित्रीबाई फुले जी, पढ़ा करके इस देश की प्रथम अध्यापिका बना करके प्रथम महिलाओं के लिए स्कूल खुलवा दिया। आज हम अपनी घर की स्त्रियों को 90% की बात कर रही हूँ, उनको मैं घर की 4 दीवारी से बाहर देखना पसंद नहीं करते। बताइए कैसे कोई आपके घर की स्त्री एक स्कूल खोलेगी, कैसे प्रोग्रेसिव बात करेगी, जबकि आज तो उसको 21st सेंचुरी में मुझे लगता है इस देश में अभी तक 5-6 तो प्रधानमंत्री महिलाएं हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये ब्यूटी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, तो इसको सर एक्सेप्ट करिए, हम सब एक्सेप्ट करेंगे। महिलाएं बहुत प्रोग्रेसिव के साथ साथ जेन्युइन भी है, बहुत बेटर करेंगी। और आज मैं अगेन कहूंगी कि बाबा साहब जो कि महान क्रांतिकारी, महान विचारक, महान अर्थशास्त्री, महान कम्युनिस्ट थे, सीमा उनके चरणों में नमन करती है। और मैं चाहूंगी कि उनके सिद्धांतों पर मेरे देश का बच्चा बच्चा चले जाने, क्योंकि वो संविधान जो समता मूलक समाज की बात करता है, उस संविधान का हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। अगेन इस मंच का शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।